Hey guys, welcome to the channel Calibrate Physics. In this playlist, you can attempt and refer solutions of all questions of circular motion from H.C. Verma. And in this particular video, we will be discussing all objective 1 questions. Okay, so let's have a look at the questions first. Verify your answers from this answer key. So let's start discussing the solutions now. Question 1. When a particle moves in a circle with a uniform speed. So देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, ये हमें फिगर आउट करना है इस क्वेश्चन से, राइट? सो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस बोथ आर वेक्टर्स. तो एज अ वेक्टर अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट तभी बोल पाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हो, राइट? बट देखो सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगा. तो वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज तो हर इंस्टेंट पे चेंज होते जा रहे हैं, राइट? इट कैन नॉट बी कांस्टेंट ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. सो वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा. एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r. ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन वाइज ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट करेगा. दैट मींस अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुंच गया तो अगेन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर. सो डायरेक्शन वाइज अगेन एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, तो एज अ वेक्टर भी अपन एक्सेलरेशन को चेंजिंग मानेंगे, राइट? सो वेलोसिटी वेक्टर्स एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स बोथ विल बी चेंजिंग. इनमें से कोई भी एज अ वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स कांस्टेंट होंगे. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट, ये गलत होगा. ऑप्शन बी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन चेंजेस, ये भी गलत है क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है. सो ऑप्शन डी मैच हो रहा है, राइट? बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल चेंज. क्वेश्चन नंबर 2. Two cars having masses m1 and m2 move in circles of radii r1 and r2. If they complete the circle in equal time, then the ratio of their angular speeds ω1 upon ω2 is. देखो टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला हम लोग 2π/ω लिख सकते हैं. और अगर दोनों कार्स को सेम टाइम लग रहा है, दैट मीन्स दोनों कार्स का ओमेगा भी सेम होगा. सो ω1/ω2 ये रेशियो 1 के इक्वल आ जाएगा, राइट? ऑप्शन डी. Question number 3. A car moves at a constant speed on a road as shown in the figure. The normal force by the road on the car is NA and NB when it is at the points A and B respectively. So देखो डायग्राम में पॉइंट्स A और B ये स्पेसिफाइड है, और इन दोनों पॉइंट्स पे सर्कल का जो सेंटर है वो नीचे की तरफ होगा, लेट्स से C1 एंड C2. और इन दोनों पॉइंट्स पे हमें नॉर्मल फोर्सेस कंपेयर करना. तो इन दोनों पॉइंट्स में हमें डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? अगर पॉइंट ए पे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर RA मान लूं एंड पॉइंट बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर RB, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट B रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A से ज्यादा होगा. देखो कर्वेचर जितना कम होगा, पॉइंट बी पे कर्वेचर कम है बट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा. और अगर कर्वेचर ज्यादा है, जैसे पॉइंट ए पे ये ज्यादा कर्व हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस कम हो जाएगा. तो इससे अपन देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट B will be more than that of A.
अभी पॉइंट्स ए और बी पे नॉर्मल फोर्सेस का कंपैरिजन करना। सो लेट अस राइट द फोर्स इक्वेशन। पॉइंट ए पे कार का वेट नीचे लग रहा होगा mg एंड नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि पॉइंट ए पे कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद सेंटर c1 बिलो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² बाय ra ये नीचे की तरफ होगा। तो इसका फोर्स इक्वेशन होगा mg माइनस n इक्वल्स टू mv² बाय r। अभी के लिए जनरल r मान लेते हैं, तो नॉर्मल फोर्स mg माइनस mv² बाय r के इक्वल आ जाएगा। अगर मान लो r इंक्रीज हुआ, r का इंक्रीज होना मतलब mv² बाय r का डिक्रीज होना, और mv² बाय r जो है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो चीज अगर सब्ट्रैक्ट हो रही वो कम हो गई तो ओवरऑल नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो गया तो नॉर्मल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉइंट्स ए और बी, इन दोनों में से बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, दैट मीन्स बी का नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा, राइट। एंड बी इज मोर देन एन ए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, a particle of mass m is observed from an inertial frame of reference and is found to move in a circle of radius r with a uniform speed v. The centrifugal force on it. So देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरीके का स्यूडो फोर्स ही होता है, और ये तब अप्लाई करते हैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो जाएगा क्योंकि दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विल बी एक्सेलरेटिंग। बट इस केस में सवाल में दिया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, एंड क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक टाइप का स्यूडो फोर्स ही, ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। Let's move on to question number 5 now. A particle of mass m rotates with a uniform angular speed omega. It is viewed from a frame rotating about the z-axis with a uniform angular speed omega naught. The centrifugal force on the particle is. तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल दिया नहीं, बट ऑप्शंस में यहाँ पे ए वेरिएबल भी दिखाई दे रहे सारे ऑप्शंस, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रहा है। उनको देना चाहिए था कि रेडियस ऑफ द सर्कल ए के इक्वल। तो अगर हम लोग एक ऐसे फ्रेम से पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो ओमेगा नॉट से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्यूडो फोर्स, इसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम होगी, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स ए होगा, राइट। तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है। Question number 6. A particle is kept fixed on a turntable, rotating uniformly. As seen from the ground, the particle goes in a circle. Its speed is 20 centimeters per second and acceleration is 20 centimeters per second square. The particle is now shifted to a new position to make the radius half of the original value. The new values of the speed and acceleration will be. So देखो यहाँ पे अगर ये टर्न टेबल यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, और ग्राउंड के फ्रेम से पार्टिकल का जो स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड दिया, एंड पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटली पॉसिबल होगा इस केस में, ये 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गिवन, राइट। तो अगर एंगुलर स्पीड हम ओमेगा मान ले एंड पार्टिकल का जो रेडियस है अगर उसको अपन आर मान ले, तो ओमेगा आर विल बी इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू स्पीड, एंड ओमेगा स्क्वायर आर विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको भी 20 के इक्वल कर सकते। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पर ओमेगा 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियंस पर सेकेंड। सवाल में पूछ दिया है कि पार्टिकल को एक ऐसे पोजीशन पे शिफ्ट किया गया है जहां पे रेडियस हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो गया। तो अगर रेडियस हाफ हो गया
तो उसका जो स्पीड है वो ओमेगा आर बाई टू, ये भी हाफ हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन भी ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू, ये भी हाफ हो जाएगा। एक्चुअली ये सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें बस कंपेयर करना है। तो इनिशियल स्पीड अगर 20 है तो फाइनल स्पीड भी 10 हो जाएगा, और इनिशियल एक्सेलरेशन 20 है तो फाइनल एक्सेलरेशन भी हाफ होके 10 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। ओके, क्वेश्चन 7, वाटर इन अ बकेट is whirled in a vertical circle with a string attached to it. The water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We conclude that in this position हमें mg और mv square by r में रिलेशन निकालना है। So देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब बकेट इन्वर्ट हो गया होगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, सर्कल का रेडियस r दिया हुआ है जो कि स्ट्रिंग के लेंथ के इक्वल होगा। सवाल में दिया नहीं, मगर सारे ऑप्शंस में आर मेंशन है तो उसी को रेडियस ऑफ द सर्कल मान लो। एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे बकेट का जो स्पीड होगा इसको v मान लेते हैं, और यहाँ पे बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है, राइट, और सवाल में दिया कि पानी नीचे नहीं गिर रहा। तो अगर मैं बकेट का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लूं, बकेट का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, NIFOR, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पानी का FBD बनाता हूँ जो बकेट के अंदर, पानी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एक स्यूडो फोर्स है, ये ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम लग रहा होगा, और ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम v स्क्वायर बाय r। इसी स्यूडो फोर्स को अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और पानी का जो वेट है mg वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, और स्ट्रिंग का जो टेंशन है T, अच्छा स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो तो बकेट पे लग रहा है, पानी पे नहीं लग रहा, और अपन खाली पानी का FBD बना रहे, तो पानी के FBD में तो बस यही दो फोर्स लग रहे होंगे। और ये वाला जो पोर्शन है बकेट का बॉटम मोस्ट सरफेस वो पानी के साथ कांटेक्ट में होगा, तो वो पानी पे नॉर्मल फोर्स भी लगा रहा होगा, राइट। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग पानी का एक्सेलरेशन 0 होगा, उसको पानी रेस्ट पे दिखाई देगा, तो सारे फोर्सेस को अपन बैलेंस कर सकते हैं। दैट मींस mg प्लस n विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं mv स्क्वायर बाय r शुड बी मोर देन mg। पानी पे ये ऊपर वाला फोर्स अगर उसके वेट से ज्यादा होगा तभी वो पानी को नीचे गिरने से रोक पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r, ऑप्शन सी। अगर इक्वल हुआ तो भी चलेगा, नॉर्मल फोर्स जस्ट 0 हो जाएगा और पानी उस समय भी जस्ट बैलेंस्ड होगा, बट mg शुड नॉट बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि mg अगर mv स्क्वायर बाय r से बड़ा हो गया तो नीचे का फोर्स बढ़ जाएगा एंड पानी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होकर नीचे गिर जाएगा, राइट। Okay, so let's move on to question number 8 now. A stone of mass m tied to a string of length L is rotated in a circle with other end of the string as the center. The speed of the stone is v. If the string breaks, the stone will move. So देखो, अगर एक स्टोन को स्ट्रिंग से टाई करके सर्कल में रोटेट किया जा रहा है तो इस पे स्ट्रिंग का ये जो टेंशन फोर्स है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। स्ट्रिंग का लेंथ L गिवन है और स्ट्रिंग का जो दूसरा पार्ट है मान लो वो फिक्स्ड है, ये सर्कल के सेंटर का काम करेगा, राइट। तो अगर किसी इंस्टेंट पे ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गया तो इसके ब्रेक होते ही टेंशन 0 हो जाएगा, और जैसे ही टेंशन 0 हुआ ये स्टोन टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा, राइट, क्योंकि ये टेंशन ही इसके वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था। अगर ये टेंशन नहीं होता तो इसका वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू करेगा अपना मोशन, राइट। सो ऑप्शन सी मैच होगा। क्वेश्चन 9, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स if it is placed at a distance of 4 centimeters from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, then it will just slip at a distance of. So देखो यहाँ पे ये सर्कुलर टर्नटेबल मान लो, इसको अगर ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है और मान लो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर
सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर अगर एक कॉइन रखा हुआ है, तो अगर मैं टेबल का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लूं, इस कॉइन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा होगा, और इस फ्रेम में कॉइन मूव नहीं करेगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा राइट साइड में लग के, एंड फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी क्योंकि दोनों ही केसेस में कॉइन का जस्ट स्लिपिंग वाला कंडीशन दिया हुआ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स उस कॉइन के वेट को ही बैलेंस कर रहा होगा mg, दैट मींस m ओमेगा स्क्वायर r विल बी इक्वल्स टू म्यू mg। तो ओमेगा स्क्वायर r म्यू g के इक्वल होगा। तो अगर अपन कॉइन का लोकेशन चेंज करते या फिर ओमेगा को चेंज करते, म्यू g तो चेंज होने नहीं वाला, दैट मींस दोनों ही केसेस में ओमेगा स्क्वायर इंटू r कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट केस में ओमेगा 1 को ओमेगा मान लेते और फर्स्ट केस में r1 4 सेंटीमीटर है। सेकेंड केस में इसका एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दिया, दैट मींस ओमेगा 2 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा। तो सेकेंड केस में जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा जिसपे कॉइन जस्ट स्लिप करेगा उसको r2 मान लेते। सो ओमेगा 1 स्क्वायर r1 शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर r2। इसमें सारे वैल्यूज डाल दो। ओमेगा 1 इज ओमेगा, r1 इज 4 सेंटीमीटर्स, ओमेगा 2 इज 2 ओमेगा और r2 हमें फाइंड करना। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और r2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, a motorcycle is going on an overbridge of radius r. The driver maintains a constant speed. As the motorcycle is ascending on the overbridge, the normal force on it. तो अगर मान लो ये ब्रिज है और मोटरसाइकिल इसके ऊपर असेंड कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, अगर मान लो ये v है और ब्रिज को सर्कुलर शेप का मान लेते एंड लेट्स से ये ब्रिज का सेंटर है पॉइंट C, तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते असेंड करते समय ये वाला एंगल थीटा है और इस इंस्टेंट पे इस मोटरसाइकिल का अगर अपन FPD बनाते, इस पे नीचे mg लग रहा है, इस तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसका स्पीड v तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, ये सवाल में दिया हुआ है। दैट मींस इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो यहाँ पे अलोंग द सेंटर अगर अपन इसका फोर्स इक्वेशन लिखते, सबसे पहले mg का कंपोनेंट ले लो, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा एंड v स्क्वायर बाय r मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अलोंग द सेंटर फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। दैट मींस नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, राइट? और असेंड करते समय जैसे ये मोटरसाइकिल और ऊपर जाएगा, इसका ये एंगल थीटा कम होने वाला है एज द मोटरसाइकिल असेंड्स द ब्रिज, और थीटा का कम होना मतलब cos थीटा का इंक्रीज होना। दैट मींस ड्यूरिंग असेंट वी कैन कंक्लूड दैट नॉर्मल फोर्स विल इंक्रीज, राइट? इस इक्वेशन से ये प्रूफ हो गया। सो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। 3 identical cars A, B and C are moving at the same speed on 3 bridges. The car A goes on a plain bridge, car B on a bridge convex upwards and C goes on a bridge concave upwards. तो कार A ऐसे फ्लैट ब्रिज पे जा रहा है, कार B कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, ये कार B का ब्रिज होगा, एंड कार C कॉन्केव अपवर्ड्स मतलब ऐसा कर्वेचर होगा। तीनों ही केसेस में स्पीड्स सेम दिया हुआ, लेट्स से v, और तीनों ही केसेस में जो नॉर्मल फोर्सेस है उसको अज्यूम कर लेते हैं FA, FB और FC exerted by the cars on the bridges when they are at the middle of the bridges.
तो डायग्राम में अपन ने तीनों ही केसेस में कार्स को मिडल ऑफ द ब्रिज पे ही बनाया हुआ। तो इन तीनों नॉर्मल फोर्स को कंपेयर करना। कार ने ब्रिज पे जो नॉर्मल फोर्स लगाया होगा, ब्रिज ने भी कार पे उतना ही नॉर्मल फोर्स लगाया होगा। इस केस में एफ ए, यहाँ पे एफ बी और यहाँ पे एफ सी। तो देखो फर्स्ट केस में ब्रिज का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको अपन लगभग इनफाइनाइट मान सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट ब्रिज है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको v स्क्वायर बाय r लिखते हैं वो 0 होगा। और तीनों ही केसेस में कार का वेट सेम होगा क्योंकि आइडेंटिकल कार्स दिया होगा। तो तीनों ही केसेस में mg नीचे लग रहा होगा। तो फर्स्ट केस में क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो अपन फोर्सेस को बैलेंस कर सकते। तो फर्स्ट केस में एफ ए विल बी इक्वल्स टू mg। सेकेंड केस में देखो क्या होगा, सेकेंड केस में सर्कल का जो सेंटर है वो नीचे की तरफ है, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। तो इस केस में जो फोर्स इक्वेशन बनेगा वो होगा mg माइनस एफ बी, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेकेंड केस में जो नॉर्मल फोर्स होगा एफ बी वो mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय r के इक्वल आ जाएगा, राइट। एंड फाइनली थर्ड केस में सेंटर ऑफ द सर्कल ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा v स्क्वायर बाय r। और इस केस में फोर्स इक्वेशन होगा fc माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो थर्ड केस में fc की वैल्यू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r आ रही। तो इन तीनों केसेस में नॉर्मल फोर्स fc का सबसे ज्यादा होगा, राइट, थर्ड केस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? fc इज मैक्सिमम ऑफ द थ्री फोर्सेस, ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, a train A runs from east to west and another train B of the same mass runs from west to east at the same speed along the equator. A presses the track with the force of F1 and B presses the track with the force of F2. तो यहाँ पे F1, F2 ये दोनों करस्पॉन्डिंग नॉर्मल फोर्सेस होंगे और इनमें से कौन सा बड़ा होगा ये हमें फाइंड करना। यहाँ पे दोनों ट्रेन्स का स्पीड सेम दिया हुआ है, बट ये जो सेम स्पीड है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा और यहाँ पे अर्थ का भी हमें रोटेशनल इफेक्ट लेना होगा, तभी ये क्वेश्चन का कुछ सेंस बनेगा, नहीं तो ऑब्वियसली दोनों नॉर्मल फोर्स सेम ही हो जाते, राइट। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। मान लेते हैं ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, बट यहाँ पे अर्थ का जो रोटेशनल सेंस है वो हमें निकालना होगा। ये सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोटेशनल सेंस ऑफ द अर्थ। और इसको अपन कॉमन सेंस से एक्चुअली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबको ये बात तो पता ही है कि सन ईस्ट में राइज करता है और अगर सन ईस्ट में राइज करता है दैट मीन्स अर्थ का जो रोटेशनल सेंस है वो वेस्ट टू ईस्ट होगा, राइट। ये अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो सवाल में दिया नहीं है। एंड लेट अस अज्यूम दैट अर्थ ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के सरकमफ्रेंस पे जो पार्टिकल्स होंगे, अर्थ का जो सरफेस होगा बेसिकली, उसका जो वेलोसिटी है वो अपन ओमेगा आर मान सकते फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। एंड सवाल में दोनों ट्रेन्स का जो स्पीड सेम दिया हुआ है वो एक्चुअली अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेट्स से ये दोनों v के इक्वल है, पर इनके जो एक्चुअल वेलोसिटीज होंगे इसको फाइंड करने के लिए अपन काइनेमेटिक्स का रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है वो ईस्ट से वेस्ट दिया हुआ है एंड अर्थ का जो रोटेशनल सेंस है वो वेस्ट टू ईस्ट है, दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका वेक्टर एडिशन करने के लिए इनके मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये v माइनस ओमेगा आर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ b कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब ट्रेन b का वेलोसिटी वेस्ट टू ईस्ट दिया हुआ,
एंड अर्थ का रोटेशनल सेंस भी वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ये v प्लस ओमेगा आर हो जाएगा। तो इन दोनों की स्पीड्स को अगर अपन कंपेयर करते हैं, एक्चुअल स्पीड्स जो स्पेस से दिख रहा होगा, नॉट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इनमें से स्पीड ऑफ b ज्यादा होगा कंपेयर टू स्पीड ऑफ a। और अगर किसी ट्रेन का अपन एफबीडी बनाते, मान लो कोई ट्रेन v स्पीड से जा रहा है, तो इसके एफबीडी में इसका वेट लग रहा होगा mg और अर्थ का नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो फोर्स इक्वेशन विल बी mg माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो n की वैल्यू mg माइनस mv स्क्वायर बाय r होगी। दैट मीन्स जिसका भी स्पीड ज्यादा होगा, जिस भी ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा, उसका नॉर्मल फोर्स कम होगा। और यहाँ पे हमें ट्रेन B का स्पीड ज्यादा है, दैट मीन्स ट्रेन B के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल फोर्स F2 होगा वो कम होना चाहिए, राइट? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, द apparent value of G on its surface will, देखो G का जो इफेक्टिव वैल्यू होता है उसको अपन डिराइव कर सकते हैं। मान लो ये अर्थ का इक्वेटर है और इसको अर्थ के रोटेशन का एक्सिस मान लेते। तो अगर अर्थ में मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूं, लेट्स से पॉइंट P, जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से थीटा मान लेते, तो ये वाला जो पॉइंट है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से ये वाले सर्कल में जा रहा होगा, राइट? ये सर्कल को मार्क कर देते। और इस पॉइंट का अगर अपन एफबीडी बनाते, इस पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ mg फोर्स लग रहा है, अर्थ का जो सरफेस है वो इस पे नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगाएगा, एंड लेट्स से मैं इसका एफबीडी पॉइंट P के ही रेफरेंस से बना रहा, तो पॉइंट P के रेफरेंस से इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर इनटू ये छोटे सर्कल का रेडियस, लेट्स से स्मॉल r, तो ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r टुवर्ड्स द सेंटर होगा पॉइंट P का एक्सेलरेशन। तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा होगा, और इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट P के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पॉइंट P का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो इन सारे फोर्सेस को अलोंग द रेडियस, ये वाले डायरेक्शन के अलोंग, नॉर्मल के अलोंग बैलेंस कर दो, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, इसका अलोंग द नॉर्मल जो कंपोनेंट है वो m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा होगा, राइट? तो फोर्सेस को बैलेंस करने पर इक्वेशन क्या मिलेगा? n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इक्वल्स टू mg। दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है वो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, यहाँ पे स्मॉल r को कैपिटल R cos थीटा लिख सकते, ये लेंथ स्मॉल r के इक्वल होगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते तो स्मॉल r कैपिटल R cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, और एक और cos थीटा यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको कैपिटल R cos स्क्वायर थीटा लिख सकते। और जो भी नॉर्मल फोर्स होगा, इसी नॉर्मल फोर्स को अपन m इंटू जी इफेक्टिव लिख सकते, जो इफेक्टिव ग्रेविटी इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा, राइट? तो दैट मींस जी इफेक्टिव विल कम आउट टू बी, इस पूरे इक्वेशन में से m कैंसिल हो जाएगा और ये g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थीटा cos थीटा की वैल्यू जहाँ पे भी मैक्सिमम होगी, जो कि थीटा इक्वल्स टू 0 पे होगा, वहां पे जी इफेक्टिव की वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा रिडक्शन जी इफेक्टिव का उसी पॉइंट पे दिखाया जाएगा। एंड थीटा 0 कहाँ पे होगा? थीटा विल बी 0 एट ऑल द इक्वेटर पॉइंट्स। सो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो इक्वेटर पे सबसे कम होगी, राइट? अभी अगर अर्थ का रोटेशन हम लोग 0 कर दे, अर्थ का रोटेशन अगर अपन हटा दे, तो इक्वेटर पे जी इफेक्टिव वापस बढ़ जाएगा, वापस बढ़ के जी हो जाएगा, बट पोल्स पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, राइट? तो अर्थ के सारे पॉइंट्स पे अगर अपन अर्थ का रोटेशन स्टॉप कर दे
तो अर्थ के सारे पॉइंट्स पे जी इफेक्टिव की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी ये वाला जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन डी, इट विल इंक्रीज एट सम प्लेसेस एंड रिमेन द सेम एट सम प्लेसेस लाइक पोल्स, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अभी। A rod of length L is pivoted at one end and is rotated with a uniform angular velocity in a horizontal plane. Let T1 and T2 be the tensions at the points L by 4 and 3L by 4 away from the pivoted ends. तो मान लेते हैं ये एक रॉड है, रॉड का लेंथ L दिया हुआ है और इसको लेट्स से ये वाले पॉइंट पे फिक्स कर दिया, पाइवोट कर दिया मतलब फिक्स कर दिया, एंड इट इज रोटेटेड विद लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे T1 एंड T2 जो टेंशंस है वो L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड एंड, तो यहाँ पे इसको पॉइंट A मान लेते, एंड 3L/4 डिस्टेंस पे लेट्स से दिस इज पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंशंस होगा वो हमें कंपेयर करना है, राइट? सो देखो, टेंशंस फाइंड करने के लिए उस पॉइंट पे अपन रॉड को हाइपोथेटिकली कट कर देंगे और उसके पार्ट का एफवीडी बनाएंगे। तो पॉइंट A पे अगर मैं रॉड को कट करता और इसके राइट वाले पार्ट का एफवीडी बनाता, तो इस केस में जो टेंशन होगा, इस टेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रॉड के इस पूरे राइट वाले पार्ट को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। यस और नो? तो दिस इज टेंशन एट पॉइंट A, जिसको अपन T1 बोल रहे। वेयरएज अगर मैं टेंशन एट पॉइंट B निकालना चाहता तो यहाँ पे रॉड को कट करके अगर मैं इसके राइट वाले पार्ट का एफबीडी बनाता पॉइंट B पे, तो यहाँ पे जो टेंशन T2 होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस रॉड के इतने से पार्ट को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की होगी। तो यहाँ पे अगर हमें खाली कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन से हमें दिखाई दे रहा है दैट T1 शुड बी मोर देन T2, राइट? क्वेश्चन नंबर 15, a simple pendulum having a bob of mass m is suspended from the ceiling of a car used in a stunt film shooting. The car moves up an inclined cliff at a speed of v and makes a jump to leave the cliff and lands at some distance. Let r be the maximum height of the car from the top of the cliff. The tension in the string when the car is in the air is. तो देखो, जब कार हवे में होगा, जब कार जंप कर रहा है फ्री फॉल, तो ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द कार इस कार का जो एक्सेलरेशन है वो g डाउनवर्ड्स होगा, और कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर इस पेंडुलम के नीचे जो मास अटैच्ड है इसका अगर अपन एफबीडी बनाते तो इसका खुद का वेट mg नीचे लग रहा है, एंड क्योंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है इस पे स्यूडो फोर्स mg ऊपर लग रहा होगा, और ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 आ जाएगा इस केस में, राइट? सो ऑप्शन डी मैच हो रहा है। Question 16. Let theta denote the angular displacement of a simple pendulum oscillating in a vertical plane. If the mass of the bob is m, the tension in the string is mg cos theta, always, never, extreme position, mean position. So देखो, यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे मान लो इस सिंपल पेंडुलम का ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ऑसिलेटिंग इन द वर्टिकल प्लेन। तो किसी भी थीटा पे अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, नीचे mg लग रहा है, इस तरफ टेंशन लग रहा है, एंड लेट्स से इस समय अगर इसका स्पीड मैं v मान लूं तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होगा, और इस केस में r मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट्स से l। तो अगर अलोंग द सेंटर इसका अपन फोर्स इक्वेशन लिखते, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा होगा और फोर्स इक्वेशन T - mg cos थीटा इक्वल्स टू mv² by l हो जाएगा।
और हमें कंडीशन में दिया है कि टेंशन mg cos थीटा के इक्वल है। तो टेंशन mg cos थीटा के इक्वल तभी हो पाएगा जब v0, राइट, और v0 एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगा। एक्सट्रीम पोजीशंस पे ये उस इंस्टेंट के लिए रुक जाएगा। तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है, राइट? ओके, so guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.